कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का चौथा भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि शेखर पाखी के लिए बुके लेकर आता है और उसे सरप्राइज देता है। पाखी भी शेखर को अपनी सहेलियों वैशाली और प्रीत के विषय में बताती है। तभी शेखर उसे अपने साथ घर ले जाने की बात कहता है और सूरज ढलने की भी। सूरज के डूबने की बात सुन पाखी रुआसी हो जाती है और उसकी मुस्कुराहट एकाएक कहीं लोप हो जाती है। अब आगे शेखर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था, मगर पाखी के कदमों की आहट न पा उसने पीछे पलट कर देखा। पाखी एक ही जगह पर उदास खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलिए ना, शेखर ने कहा। पाखी उदास सी उसके पीछे चल दी। रास्ते भर शेखर उससे बात करने की कोशिश करता रहा, पर वह पाखी की उदासी का कारण न समझ सका। क्या हुआ आपको? उसने पूछा। कुछ भी तो नहीं। पाखी सहज होने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी, मगर उसकी मुस्कान एकाएक कहीं लोप हो गई थी। कृष्णा कुटीर के बाहर शेखर अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। बंगले का चौकीदार आता दिखाई दिया। अपने साहब की गाड़ी देख उसने तेजी से फाटक खोला। कहाँ रह गए थे? शेखर उससे पूछ रहा था। वो हम पानी की मोटर चालू करने गया था साहब, और उससे पहले तरकारी, और उससे पहले माझी, और इससे पहले कि वह अपनी पूरी दिनचर्या सुनाता, शेखर ने उसे रोककर कहा, बस सब मालूम है मुझे। और उससे पहले धोबी, और उससे पहले पारुल। क्यों? पारुल का नाम सुनकर चौकीदार थापा शर्मा गया। क्या साहब, आप भी? शेखर पाखी से बोला, ये बहादुर थापा हैं, हमारे वॉचमैन, पहाड़ के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा के। पाखी ने दिलचस्पी दिखाई। फिर तो हमारी तरफ के हुए। थापा खुशी से बोला, आप पहाड़ का है मेम साहेब? शेखर ने हंसते हुए कहा, हाँ, देहरादून का लुड़की है। सलाम मेम साहेब। थापा ने पाखी को सलाम किया। पाखी मुंह दबाकर शेखर और थापा की बातचीत सुन रही थी। उसकी मुस्कुराहट देख शेखर ने राहत की सांस ली। पोर्च में गाड़ी के रुकने की आवाज सुन शेखर की मम्मी पाखी का स्वागत करने दरवाजे तक आ गई थी। मम्मी को देख पाखी थोड़ा चैतन्य हुई और नपे तुले कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ती हुई उनके पास जा पहुंची। वह उनके पैर छूने झुकी ही थी कि उन्होंने उसे बीच में रोकते हुए गले से लगा लिया। पैर मत छुओ बेटी, हम लड़कियों से पैर नहीं छुआते। शेखर ने मम्मी को उसका परिचय दिया। यह है पाखी, देहरादून से आई हैं। हाँ, अंदर तो चलो तुम दोनों। फिर उन्होंने किसी को पुकारा, पारुल, ओ पारुल। ये पारुल भी न जाने कहाँ चली जाती है। उनकी पुकार सुन एक लड़की भागी भागी चली आई। उम्र तकरीबन 20-22 के करीब रही होगी। आते ही उसने पाखी को अभिवादन किया। जय श्री कृष्णा दीदी। उसके इस नवीन अभिवादन पर पाखी ने नमस्ते कहा तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हें जय श्री कृष्णा कहना सिखा दूंगी, मम्मी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मम्मी पारुल से कुछ कहने लगी तो शेखर ने दोनों की नजरें बचा पाखी के कान में कहा, फील एट होम? यस सर, पाखी खिलखिलाई। सब कॉरिडोर से होते हुए एक बड़े से आयताकार हॉल में पहुंच गए थे। भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी प्रतिमा रंग बिरंगी रोशनियों से झकझक करती एक शोकेश में रखी आकर्षण का केंद्र बिंदु थी। वहीं दूसरी ओर सोफे के दाईं तरफ एक पनिहारिन दोनों हाथों में गगरी लिए जल ढुलकाती अत्यंत ही मनोहारी झांकी प्रस्तुत कर रही थी। पाखी उसे अपलक देख रही थी। तभी मम्मी ने पूछा, तुम्हें अच्छी लगी ना बेटी? जो भी आता है उसे देखता ही रह जाता है। हाँ आंटी, सचमुच ऐसा लगता है जैसे अभी गगरी रग बोल पड़ेगी, और कितनी सुंदर है ना? पाखी ने उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मेरी छोटी बेटी सुरभि लाई थी कलकत्ता से, उसे बहुत शौक है घर से जाने का, पर अब तो उसकी भी शादी हो गई है। फिर कुछ रुककर वह बोली,
शेखर ने बताया तो होगा तुम्हें, अभी 2 महीने पहले ही तो अपने ससुराल गई है वो। पाखी ने हामी में सिर हिलाया और इधर उधर निगाहें दौड़ाई। सीढ़ियों के पास एक और छोटा हॉल था जहाँ पर डाइनिंग सेट लगा हुआ था और शायद उसी ओर किचन था जहाँ से पारुल और शेखर की हल्की फुल्की आवाजें आ रही थी। शेखर की गैर मौजूदगी उसे अकेलेपन का एहसास दिला रही थी। आखिर शेखर क्यों उस पर इतना हावी होता जा रहा था? उसने सोचा। उसका ख्याल रखना, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ उसे अच्छा लग रहा था, मगर एक भय अचानक उसे सताने लगा। उसने अपने मन रूपी जमीन पर बुहारी लगा मम्मी की बातों में ध्यान लगाया। वह उसकी मौसी के घर के विवाह समारोह के बारे में पूछ रही थी। इधर किचन में पारुल और शेखर के बीच मीठी नोकझोंक चल रही थी। पारुल की बच्ची, जरा अच्छी चाय बनाना, शेखर कह रहा था। पारुल इसे छेड़ते हुए बोली, चाय तो मैं बना देती हूँ मोटा भाई, लेकिन। शेखर घबरा गया। लेकिन क्या? छोकरी सरस छे ना? वैसे नाम क्या है? शेखर शर्माते हुए बोला, पाखी। नाम तो और भी सरस छे मोटा भाई, आपकी चाय में शक्कर डालूं कि नहीं? पारुल ने उसे चिढ़ाया। शेखर ने बनावटी गुस्से से उसके कान खींचे। रुक जा पारुल की बच्ची, तुझे अब भी बताता हूँ। पारुल वहीं से चिल्लाई, माँ जी, माँ जी। शेखर उसे चुप कराता हुआ बोला, चुप कर, वो सुन लेगी। कान छोड़ो ना मोटा भाई, दुख रहा है। पारुल ने नाटक किया। शेखर उसके कान छोड़ता हुआ बोला, बाहर जाकर अपना मुंह बंद रखना उसके सामने। माँ बाहर से पुकार रही थी, पारुल चाय के साथ नाश्ता भी लेती आना। शेखर किचन से निकल हॉल में पाखी के पास आकर सोफे पर बैठ गया था। उसे अपने पास पाकर पाखी सहज महसूस करने लगी थी और तभी पारुल भी हॉल में आ गई। उसने चाय नाश्ते की ट्रे कांच की मेज पर रख दी। चाय लीजिए ना दीदी, उसने बड़े अपनत्व से कहा। पाखी का मन खिल उठा। उसे पारुल बहुत अच्छी लगी थी। मम्मी ने पाखी को पारुल के अनाथ होने के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि शेखर उसे बिल्कुल अपनी छोटी बहन सा ही समझता है। एक एक कर उसके सारे गुण पाखी के सामने प्रकट हो रहे थे और अहमदाबाद आकर शेखर से मिलकर उसके अंदर की झिझक भी जाती रही थी। मोटा भाई, ये रही आपके बिना शक्कर की चाय। पारुल ने शेखर को चाय दी। मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया। बगैर शक्कर की? क्यों? पारुल ने शरारत से शेखर की तरफ देखा। बता दूं मोटा भाई? शेखर धीरे से बोला, ये पारुल की बच्ची आज मेरे हाथ से पिटेगी। पारुल उसकी बड़बड़ को अनसुनी कर पाखी से बोली, नाश्ता भी तो लीजिए दीदी, नहीं तो मोटा भाई सब डकार जाएंगे। इस बार पाखी की हंसी छूट गई। मम्मी उसे इतने प्यार से खिला रही थी। पाखी को ऐसा लग रहा था मानो वो बरसों से ही सबको जानती थी। मम्मी पाखी के बारे में जानने को बेहद उत्सुक थी। उन्होंने बात शुरू की, और बताओ बेटी, कौन कौन है तुम्हारे घर में? पाखी ने जवाब दिया, मेरे अलावा अम्मा, बाबूजी और एक छोटा भाई पंकज। वो अचानक उदास हो गई। उर्मिला बेन ने फिर किसी कुशल राजनीतिज्ञ की तरह पूछा, तुम्हारे बाबूजी क्या करते हैं? पाखी ने बताया कि उसके बाबूजी का कारपेट का बिजनेस था, मगर बीमारी की वजह से उन्होंने अब दुकान किराए पर दे दी है। तो फिर घर खर्च चल जाता है? पाखी ने जवाब दिया, नहीं आंटी, इसलिए तो मैं जॉब करती हूँ। वह कम शब्दों का प्रयोग कर रही थी। हाँ, शेखर ने बताया तो था, शायद कहीं पढ़ाती हो? मम्मी ने पूछा। जी, केंद्रीय विद्यालय में, पाखी ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। रिश्ते तो आते ही होंगे तुम्हारे लिए? मम्मी ने पूछा। इस बार का सवाल वैसे तो बहुत सामान्य था, मगर पाखी के लिए नहीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शेखर ने पाखी की तरफ देखा और उसे आंखों के इशारे से सांत्वना दी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे वो दोनों ही जानते थे और जिसे बताने पाखी ने शेखर को मना किया था? क्या पाखी और शेखर किसी गहरे राज को अपने सीने में दफन किए हुए थे? क्या उस राज के खुल जाने पर पाखी की जिंदगी में तूफान आ सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब।
और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।